हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं रवि वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। और हम लोग लेसन नंबर 10 जो आप लोगों को आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों मिल जाएगा और हर किसी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसको हम लोग सी सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, पीछे इससे पहले हम लोगों ने दो जो सर्किट पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं वहां पे आर सर्किट और एल सर्किट, और हमने वहां पर आर और एल सर्किट में जो कलांतर बनता है किस किस में धारा और वोल्टता में हमने सीख लिया था। उसका फेजर आरेख कैसे बनता है, उसकी ज्यावक्रीय तरंग कैसे बनती है, वो सब लोग हमने सीख लिया था। आज हम किसके लिए सीखने जा रहे हैं, सी सर्किट के बारे में, शुद्ध धारितीय परिपथ, जिसको हम लोग सी सर्किट भी बोलते हैं। चलो, तो सी सर्किट आप लोग क्या लेंगे, एक संधारित्र लेंगे। क्या लेंगे, एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, सी। तो आप एक संधारित्र लेंगे, ये लीजिए आपके पास एक संधारित्र सी है, ठीक है, जिसकी धारिता कितनी है, सी। और आप ना इसको किससे जोड़ते हैं, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ संयोजित कर देते हैं। ये लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ मैंने इसको संयोजित किया है, जिसका जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम लोगों ने फिक्स कर रखी है कितनी, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सी धारिता के, चलो लिख ही लेते हैं, क्या लिखते हैं, सी धारिता, सी धारिता, सी धारिता के एक संधारित्र को, एक संधारित्र को, संधारित्र को V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसकी धारिता कितनी है, सी है, संधारित्र जोड़ा है आपने, वोल्टेज कितना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, जैसे ही यहां से धारा प्रवाहित होगी, चूंकि ये प्रत्यावर्ती परिपथ है तो आप इसमें धारा की दिशा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्लस माइनस चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे धारा इसमें से जाएगी तो मैं मानता हूं इसके सिरों पर, किसके सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल या जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, VC होता है। ठीक है, अच्छा, मैं मानता हूं इसकी धारिता कितनी है, हम लोगों ने सी दे रखी है, तो हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, KCL लगाते हैं, सॉरी KVL लगाते हैं। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टता नियम। तो लिखते हैं किरचॉफ वोल्टता नियम से, कौन से नियम से, किरचॉफ वोल्टता नियम से, किरचॉफ वोल्टता नियम से, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KVL भी बोलते हैं, KVL से। ओके, चलो जी, हाँ जी, किरचॉफ वोल्टता नियम क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टता नियम कहता है सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा IR। वो क्या कहता है कि जो आपके पास स्रोत, जो आपके पास परिपथ है, उसमें टोटल विद्युत वाहक बल का जो योग होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी आपके पास लोड लगे हुए हैं उन लोडों के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है या लोडों के सिरों पर जो विभव पतन होता है उनके योग के बराबर। अच्छा जी, चलो आइए, इसमें आप देखिए ध्यान से, विद्युत वाहक बल इसमें कितना आरोपित किया हुआ आपने, V आरोपित किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, बताओ कितने लोडों पे विद्युत विभव पतन हो रहा है, C पर कितना हो रहा है, VC। तो क्या लिख देंगे आप, V इक्वल्स टू VC। ओके, आपको पता है V की वैल्यू कितनी, ये पड़ी आपके सामने, कितनी, V की वैल्यू है VM साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू VC। और आप शायद जानते होंगे, आप लोगों ने लेसन नंबर 4 में जरूर सीखा होगा, क्या, अगर आपके पास कोई संधारित्र है तो उसकी धारिता जो C आई थी आपके पास, वो आई थी कुछ इस प्रकार से, Q समानुपाती V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q इक्वल टू आया था आपके पास CV।
आया होगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया होगा आपके पास, Q/C। याद है कि नहीं है? ओके, तब आप मेरे को बताइए, अगर आपके पास यहां संधारित्र है तो इसके सिरों पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा, Q/C होगा। चलो हम लोग लिख देते हैं, बताओ V की जगह क्या रख देंगे, Q/C। तो ये कौन हो जाएगा, Q/C। ओके, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है, धारा निकालनी है। ओके, तो आप लोगों को धारा निकालने के लिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें एक थोड़ी सी चीज दिखाई दे रही है। कौन, आवेश हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या आप लोग यहां से लिख सकते हैं, या Q आवेश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आवेश इक्वल टू C मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बताओ कितना, VMC, और साथ में कौन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। कोई डाउट किसी को? ओके, अब आप देखो यहाँ पे आवेश आ गया। कौन आ गया, आवेश। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। मुझे धारा बनानी है। क्या आप जानते हैं आवेश धारा? बिल्कुल सर जानते हैं। आप जानते हैं धारा, करंट जो होती है, धारा I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई? तब अब समीकरण 1 का मान इसमें रख दो, तो लिख देंगे तब समीकरण 1 से, ठीक है। तब बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू d/dt। बताओ Q का मान ये रख देंगे यहाँ पे उठा के, तो रख दो, बताओ कितना, VMC, और साथ में कौन, साइन ओमेगा टी। चलेगा? चलो इसका क्या कर दीजिए, आपको अवकलन करना है, और अवकलन करना आप जानते हो। बताओ अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। जो टी के अलावा पद है वो सारे कौन है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट आ जाएंगे बाहर। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ बाहर कौन आएगा, VM आएगा, और C आ जाएगा बाहर। तो बताओ बाहर कौन आएगा आपके पास, VM इंटू C आ गया बाहर। अंदर कौन, d/dt। बताओ किसका अवकलन करेंगे, साइन ओमेगा टी का। बताओ किसका अवकलन, साइन ओमेगा टी का अवकलन। बहुत आसान है। ओके, अब साइन का अवकलन आप जानते हैं, साइन का अवकलन कौन होता है, कॉस। चलो सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बताओ क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, साथ में कौन चल रहा है, VMC। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। साइन का अवकलन आप जानते होंगे, कोस होता है। तो बताओ साइन का अवकलन कौन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा, और आप जानते हैं, देखो टी के साथ में कोई गुणांक है, और आप जानते हैं अवकलन जब करते हैं तो गुणांक कहाँ आता है, गुणा में आता है। तो ये लीजिए कौन आ जाएगा इसका गुणांक, ओमेगा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या I इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, VM। अब देखो आप ध्यान से, ये ओमेगा सी, तो VM ओमेगा सी, और साथ में कौन, कॉस ओमेगा टी। याद कीजिए, क्या याद करना आप लोगों को, जब हमने धारा का तात्क्षणिक मान देखा था, तो धारा का तात्क्षणिक मान क्या आया था, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी था। यहां कौन आ रहा है, कोस। तो पहली बात, इस कोस को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। दूसरी बात, हमने देखा था कि जब हमने धारा पढ़ी थी, तो देखो आर परिपथ याद कीजिए आप एक बार। कौन सा सर्किट याद कीजिए, आर सर्किट। तो आर सर्किट जब हमने सीखा था, तो वहां पर आया था आपके पास I इक्वल्स टू VM/R। याद है कि नहीं है? और जब हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, हमने एल सर्किट पढ़ा था, तो वहां पर आया था I इक्वल्स टू VM/ωL, या अक्सेल आपने लिखा था। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर VM/R है, VM/ωL है, लेकिन यहाँ पर VM/ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो ओमेगा सी है उसको अपॉन में करना है। तो क्या आप लोग इसको, इस टर्म्स को कुछ ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कैसे, इस प्रकार से, I इक्वल्स टू VM। आप ना इस ओमेगा सी को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि ये 1 में भी आ जाए, और ये आपका जो फॉर्म है ये भी चेंज ना हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ωc। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/ωc। देखिए VM 1/ωc मतलब ऊपर जाएगा, यही से लेगा। ओके, अब हमें किसको लिखना है, कोस ओमेगा टी को। किसके फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में लिखना है। और आप जानते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 मतलब π/2, और 90 थीटा प्लस 90। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह कौन, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस π/2 आप इसको लिख सकते हैं। अरे कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, आपने बचपन में सीखा था। ओके, चलो मैं इन बाकी चीज़ों को रफ कर लेता हूँ और चलते हैं फिर हम लोग आगे। चलो यही लिख लेते हैं। ओके, देखिए आगे, अब हमारे पास आ गया I इक्वल्स टू VM/1/ωc। ये किसका मान आ गया आपके पास, धारा का। ये धारा का समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपके पास, 2 बन गया, समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, धारा के तात्क्षणिक मान से करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2 की तुलना, बताओ क्या, समीकरण
समीकरण 2 की तुलना धारा के तात्क्षणिक मान से करने पर, धारा के तात्क्षणिक मान, जिसको आप लोग ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, तात्क्षणिक मान, और तात्क्षणिक मान जो होता है वो कितना होता है, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या प्लस माइनस आप इसको थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, से करने पर। चलो इसकी तुलना कीजिए इस समीकरण से। आप लोग क्या देखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी, तो देखो आई एम के स्थान पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो क्या लिख देंगे, आई एम इक्वल्स टू, बताओ क्या, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, चलो ये बात। साथ में आप लोगों को यहां पर प्लस पाई बाई 2 दिख रहा है, यहां पर प्लस माइनस फाइव के स्थान पे, तो बताओ फाइव की जगह क्या आ जाएगा, फाइव की जगह आ जाएगा कौन, प्लस पाई बाई 2, कौन आ जाएगा, प्लस का पाई बाई 2। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या देखिए, हमारे पास जो फाई है, ये फाई कौन है, शिखर, ये फाई कौन है, कलांतर है, फाई कौन है, कलांतर, तो चलो ये तो कौन है आपके पास, कलांतर, और ये कौन है आपके पास, धारा का शिखर मान, कौन है, धारा का शिखर मान। आप देखिए आराम से, धारा का शिखर मान जो है वो है कितना, आई एम अपॉन वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब ये हुआ, और आप लोगों ने सीखा था ओम का नियम, आपने क्या सीखा था, ओम का नियम, v इक्वल्स टू आई आर, तो हमारे पास I इक्वल्स टू आया था v अपॉन आर, क्या आया था, v अपॉन आर। धारा कब प्राप्त होती है, जब वोल्टेज में विरोध का भाग दिया जाता है। आ जाइए, धारा कब प्राप्त होगी, जब वोल्टेज में विरोध का भाग दिया जाएगा। इसका मतलब यहां जो विरोध है वो कौन है, 1 अपॉन ओमेगा सी विरोध है, कौन है, 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी को आज हम बोलेंगे कौन, अक्ष सी बोलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात। पिछले लेक्चर में याद कीजिए, यहां पर आया था वी एम अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल को हमने बोला था अक्ष एल, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, तो याद रखें प्रतिघात कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन कौन सा, एक प्रेरकीय प्रतिघात जिसको अक्सेल बोलते हैं, एक धारितीय प्रतिघात जिसको अक्सी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, अक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और अक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कलांतर को ध्यान से देखिए, यहां कलांतर क्या बोल रहा है, कलांतर आ रहा है 5 प्लस का पाई बाई 2। अब देखो ध्यान से, वोल्टा को देखो आप, v इक्वल्स टू वी एम अपॉन v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो वोल्टा है किसकी, सी सर्किट में वोल्टेज, जबकि सी सर्किट में जो धारा है वो देखो ध्यान से कितना ही है, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब हमने इसको क्या बोला है, आई एम बोला है, तो बताओ क्या, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या हो जाएगा ये, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यहां पर कौन है, केवल साइन ओमेगा टी है, मतलब आज जो करंट है उसमें प्लस पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, और कल जो था उसमें क्या हो रहा था, माइनस पाई बाई 2 ऐड था, याद कीजिए, है कि नहीं है। तो हमने वहां कहा था क्या, कि आज प्लस पाई बाई 2 है, इसका मतलब जो धारा है वो वोल्टा से पाई बाई 2 आगे है, जबकि पिछले लेक्चर में क्या था, माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब हमने क्या देखा था, धारा थी वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे थी, वो कौन सी अवस्था थी, एल सर्किट, आज कौन सा है, सी सर्किट। वैसे भी याद रख सकते हैं, सी मतलब करंट, सी मतलब वैसे जनरली एक दिमाग में रखने के लिए, सी मतलब कौन, करंट, तो सी सर्किट में कौन आगे होती है, करंट आगे होती है, और कितना आगे होती है, पाई बाई 2 आगे होती है, ठीक है। तो बताओ हमारे पास यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमने क्या चीज सीख ली, सबसे पहले हमने केवल एक डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बनाने के बाद में हमने क्या देखा है, डायग्राम बनाने के बाद में हमने लिखा ये नॉर्मल बातें, फिर हमने क्या लिखा है, केवीएल लगाया, केवीएल क्या कहता है, v इक्वल्स टू वी सी, और वी सी की वैल्यू क्या होती है, q बाई सी, हमने सोल्व कर लिया, हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद में ये रूप बना, और इस रूप को हमने साइन रूप में कन्वर्ट किया, तो ये बना आपके पास धारा का तात्क्षणिक मान, जैसे तुलना करने के लिए। तो जैसे हमने तुलना की, आई एम का मान हम लोग क्या लिखा, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ 1 अपॉन ओमेगा सी कौन हो जाएगा, विरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात, जबकि कलांतर कितना है आपके पास, पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 है, मतलब धारा इस बार कौन है, आगे है, वोल्टेज से कितना आगे है, पाई बाई 2 आगे है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक नोट्स बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलते हैं हम लोग आगे। देखो आपके पास धारा का जो शिखर मान आया है उसकी वैल्यू आई है कितनी, आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, जहां 1 अपॉन ओमेगा सी कौन है, अक्ष सी है, तो हम एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन, यहां
यहां 1/ω/c जो कौन है, अक्ष c है, और अक्ष c को हम लोग क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ओके, याद रखिए इस बात को। और हम लोग ना ओमेगा की जगह 2πf भी लिख सकते हैं, तो अक्ष की वैल्यू एक और आ सकती है 1/2πfc। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में और देख लेंगे इसके बारे में। अच्छा, कलांतर देखो ध्यान से, कितना है, π/2, तो π/2 वो करंट आगे है, तो हम लोग यहाँ एक लाइन लिख देते, क्या, C परिपथ में, तो C परिपथ में, C परिपथ में धारा वोल्टता से, धारा वोल्टता से π/2 कलांतर आगे, और आगे वो बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं, लीडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रगामी। क्या बोलते हैं, अग्रगामी। और लेगिंग को बोलते हैं पश्चगामी, पीछे रहना। अग्रगामी आगे रहती है। ओके, विशेष ध्यान में रखेंगे, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ जा सकता है। अच्छा, चलते हैं हम लोग आगे। अब क्या बनाते हैं हम लोग, ज्यावक्रीय तरंग बनाते हैं। तो चलो अगला जो सब पार्ट है वो कौन है, ज्यावक्रीय तरंग। ज्यावक्रीय तरंग, चलो बनाओ ज्यावक्रीय तरंग। तो देखो हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन तो है ही, धारा की इक्वेशन भी आ गई, दोनों के मध्य ज्यावक्रीय तरंग बना सकते हैं। तो बताओ क्या करना है, वही जो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। बताओ क्या, ये ले लेना है हमें। यहां कौन लेंगे हम, टाइम लेंगे। यहां कौन लेंगे, वोल्टेज लेंगे, और साथ में कौन लेंगे, करंट लेंगे। ठीक, अच्छा, अब वोल्टेज की इक्वेशन फिक्स है, V = Vm sin ωt। तो उसका आरेख भी हम लोगों ने लेसन नंबर 9 से निकाल के सीखा था। और वो जो आरेख आया था वो कैसा आया था आपके पास, आपको पता कुछ इस प्रकार से आया था, ऐसे। यहां कौन था, 0, यहां कौन था, T/2, और यहां कौन था, कैपिटल T। पूर्ण आवर्तकाल था यहां तक। अच्छा, ये बीच में कौन आया था आपके पास, T/4, और यहां कौन आया था आपके पास, 3T/4। ओके, ये जो इक्वेशन थी ये किसके लिए था, ये वोल्टेज इक्वेशन थी, V = Vm sin ωt। अच्छा, अभी हम लोग किसको दिखाने जा रहे हैं, करंट को। बताओ करंट की इक्वेशन क्या आएगी, I = Im sin ωt + π/2। इसका मतलब ये हुआ कि धारा वोल्टता से π/2 कलांतर आगे होती है, उससे पहले प्रारंभ हो जाएगी। ओके, तो π/2 पहले से। अच्छा, तो चलो हम लोग इसको दिखाते हैं। ये देखो, क्या ये इतना अंतर π/2 का होता है, क्योंकि यहां से यहां तक 360, ये 180, ये कितना, π/2। ठीक है, चलो, तो करंट इससे पहले स्टार्ट होगी π/2, इतना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको दिखा देंगे। और ये जो इक्वेशन आएगी आपके पास, ये किसकी है, इसका आयाम इतना मत करो, इसका आयाम थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, ओके। और जो इक्वेशन आने वाली है, ये इक्वेशन किसकी आएगी, ये करंट की आएगी। और I = आप क्या लिखेंगे, Im sin ωt + π/2। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, π/2 का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां करंट अधिकतम होती है वहां वोल्टेज कितनी दिखेगी आप लोगों को, मिनिमम दिखेगी। देखो इस प्रकार से, यहां करंट मैक्सिमम दिख रही है, वोल्टेज कितनी दिख रही है, 0। फिर यहां पर करंट मिनिमम दिख रही है, वोल्टेज कितनी दिख रही है, मैक्सिमम। यहां 0, यहां करंट अधिकतम। तो आप लोग क्या देख सकते हैं, यहां पर वोल्टेज डिफरेंस दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पहले चलना प्रारंभ कर देगी। तो जब वो 0 होगा तब उसका मान अधिकतम होगा, किसका, करंट का। देखो वोल्टेज का यहाँ मान 0 है ना, बट यहाँ पर करंट का मान कैसा मिलेगा आपको, अधिकतम मिलेगा। दिख रहा नहीं दिख रहा, इसी को π/2 कलांतर बोलते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके।
अब हम लोग क्या बनाते हैं, फेजर आरेख बनाते हैं। चलो फेजर आरेख बना लेते हैं। फेजर आरेख, चलो फेजर आरेख बनाते हैं। वही अक्स वाई लेंगे तो ले लीजिए अक्स वाई, ये लीजिए अक्स और वाई। अच्छा, फेजर आरेख बनाते समय वोल्टेज को और करंट को दिखाना है हम लोगों को, और वोल्टेज का भी अधिकतम मान मतलब वीएम लेना है और धारा का अधिकतम मान मतलब आईएम लेना है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज इक्वेशन, देखो ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक है, ये इसके लिए बताओ वोल्टेज इक्वेशन कितनी, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, तो बताओ अक्स के साथ में कितना ओमेगा टी, तो ये लीजिए यहां से आएगा ओमेगा टी, ये इतना ओमेगा टी, और यहां पे क्या लिख देंगे, वी एम लिख देंगे। ठीक है, यहां आप लोग दिखा देंगे कौन, ओमेगा कोणीय वेग से। अच्छा, ये कोणीय विस्थापन कितना तय किया इसने, ओमेगा टी। अब हमें तो क्या दिखाना है, करंट को दिखाना है, और करंट का जो वैल्यू है वो, जो करंट होगा वो धारा से π/2 पहले होगा, धारा करंट से π/2 पहले होगा, आगे रहेगा। ठीक है, अब आता हूं आप इसको करंट मान लीजिए, इसको वोल्टेज मान लीजिए। तो देखो वोल्टेज तो ये रहा, हमें तो π/2 आगे रखना है धारा को। मान लो ये धारा है, ये वोल्टेज है, अगर यहां वोल्टेज है तो धारा कहां रहेगी, π/2 आगे, ये π/2 है। अब बताओ वोल्टेज को तो कहां रखना है, यहां पे, तो ये ब्लू पे वोल्टेज को ले आओ, बताओ करंट कहां से ले जाएगा, π/2 आगे इस तरफ, तो बताओ यहां किसको ड्रॉ करेंगे, करंट को, और इसका आयाम Vm जितना रहेगा Vm से छोटा रहेगा, छोटा रहेगा क्योंकि Im का मान Vm अपॉन अक्स से आया था। ठीक है, तो बताओ क्या कर देंगे इसको यहां से लेकर यहां तक, ये कौन होगा आपके पास, Im की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और दोनों के मध्य कलांतर कितना रहेगा, कलांतर लिख दीजिए आप, बताओ कितना, π/2, और हमें दिख भी रहा है, हमें क्या दिख रहा है, ये जो फेजर आरेख है इसमें करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे रहता है। बात समझ में आ गई, ये था आपका कौन, फेजर आरेख। ठीक है, फिर हम इसके बाद में प्रतिबाधा आरेख और बनाते हैं, एक बार यहां तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग एक बार आगे चलते हैं, हम लोग सीखेंगे प्रतिबाधा आरेख, किसके लिए, सी परिपथ के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रतिघात अक्ष सी को और एफ के मध्य आरेख बनाना है। अक्ष सी कौन होता है, धारितीय प्रतिघात, और एफ कौन, आवर्ती। तो आप जानते हैं अगर मैं यहां पर किसको लूं, अक्ष सी को लूं, और यहां पर मैं किसको लूं, आवर्ती एफ को लूं, तो इनके बीच आरेख कैसा बनेगा वो दिखाना है। आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने क्या पढ़ा था, अक्ष सी की जो वैल्यू आती है धारितीय प्रतिघात की, वो आती है अक्ष सी इक्वल्स टू 1/ω/c। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf, तो क्या हो जाएगा 1/2πfc। अब आप बताओ मेरे को, इस अक्ष सी में और एफ में आपको कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो बताओ यहां जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, सॉरी इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब धारितीय प्रतिघात किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर कर रहा है, और कैसे निर्भर कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से आरेख बनेगा इसका, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, अब हमें यहां पर एक विशेष चीज बतानी है। कौन सी बतानी है, कि धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका सी के, जो सी आपके पास है उस सी का प्रत्यावर्ती धारा और जो डिश धारा उसके प्रति कैसा व्यवहार है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग क्या लिख लेते हैं, अगला जो पार्ट है इसका वो ये है, क्या है, सी का, बोलो किसका, सी मतलब संधारित्र का, सी का एसी व डीसी के प्रति व्यवहार। संधारित्र का एसी व डीसी के प्रति कैसा व्यवहार रहता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसके लिए, डीसी के लिए। तो लिखते हैं डीसी के लिए, डीसी के लिए। आप शायद जानते होंगे डीसी जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है, उसके पास कोई आवर्ती नहीं होती है। तो डीसी की आवर्ती कितनी होती है, 0। तो एफ का मान कितना आता है, 0 आता है।
0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, जब f का मान 0 है तो जब अक्ष c का मान बताओ कितना जाएगा, तब अक्ष c की जो वैल्यू है धारित प्रतिघात वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, देखो f की जगह कितना रखना अपने को, 0 करना है तो सब कुछ कितना हो जाएगा 0, ये लीजिए 0, बताओ 1 अपॉन 0 का मतलब कितना हो जाएगा अनंत, ये लीजिए इनफाइनाइट ओम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी संधारित्र को डीसी देंगे, किसी संधारित्र को आप क्या देंगे डीसी देंगे, तो बताओ वो संधारित्र को डीसी देने पर आप लोग बताइए मेरे को, क्या संधारित्र कार्य करेगा, संधारित्र अपने में से धारा को जाने देगा। देखो ध्यान से, संधारित्र को जब डीसी देंगे तो उसके द्वारा जो विरोध होगा वो कितना आएगा अनंत आएगा। और आप मेरे को बताओ किसी सर्किट में जब प्रतिरोध अनंत हो जाए या विरोध अनंत हो जाए धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि संधारित्र में से डीसी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष निकलिए यहाँ पे, क्या निष्कर्ष लिख दीजिए, क्या निष्कर्ष लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, संधारित्र में से, बोलो किस में से, संधारित्र में से, संधारित्र में से डीसी धारा, डीसी धारा प्रवाहित, डीसी धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि संधारित्र डीसी के लिए बताओ कितना अनंत प्रतिघात, अनंत प्रतिघात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं विरोध बोल सकते हैं या रुकावट बोल सकते हैं या बाधा बोल सकते हैं, अनंत प्रतिघात उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो ये पता लग गया हमें कि संधारित्र में से डीसी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। चलो एसी का देख लेते हैं, तो लिखते हैं अगला कौन, एसी के लिए, किसके लिए, एसी के लिए, एसी के लिए देख लीजिए, बताओ एसी की आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज अपने इंडिया में। जब एसी का मान 50 रखेंगे तो बताओ एफ का मान 50 रखेंगे तो अक्ष सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अक्ष सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई, एफ का मान कितना 50 इंटू सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 1 माइक्रोफेरेड या 2 माइक्रोफेरेड, जितना भी है 3 माइक्रोफेरेड, पाई की वैल्यू 3.14। जब इसमें 1 ये सब कुछ करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी और उसका मात्रक कौन होगा ओम। इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो कुछ ना कुछ आने वाली है। ठीक है, तो अब आप देखो करंट प्रवाहित होगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलेबल करंट प्रवाहित होगी। अच्छा, तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है, क्या कि संधारित्र को डीसी देने पर उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि एसी देने पर आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ रहता है कि संधारित्र में से एसी और डीसी में से कौन सी धारा प्रवाहित होती है, कारण दीजिए। तो कारण क्या है, संधारित्र को अगर आप डीसी देंगे तो उसका प्रतिरोध या प्रतिघात जो है वो कितना बनेगा, अनंत बनेगा, जबकि एसी देने पर उसका कोई फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, और वो जरा भी प्राप्त नहीं होगी, नॉर्मल वैल्यू प्राप्त होती है पॉइंट्स में कुछ। ठीक, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें हम लोगों ने सी सर्किट के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला क्या कि सी सर्किट में जो कलांतर होता है धारा और वोल्टा के मध्य वो कितना होता है π/2 का, एल सर्किट में कितना होता है π/2 का, और आर में कितना होता है 0 का। तो यहां से तीनों का जो निष्कर्ष है आर एल सी का वो लिख लेता हूं मैं एक बार यहां पे। तो याद रखेंगे आर में कौन सी अवस्था में, आर में धारा और वोल्टा के मध्य, किस किस के मध्य, धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर कितना प्राप्त हुआ, कलांतर प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों कितना 0। ठीक, जबकि एल सर्किट में, कौन सर्किट में, एल सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है उसके मध्य जो कलांतर है वो कितना प्राप्त हुआ था π/2 का। ठीक है, जबकि सी सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच जो कलांतर है वो कितना प्राप्त हुआ आपके पास π/2 का प्राप्त हुआ है। लेकिन यहां दोनों में एक डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, यहां पर एल सर्किट में वोल्टेज आगे होता है जबकि सी सर्किट में धारा आगे होती है, और दोनों के मध्य कलांतर कितना π/2 का कलांतर है। ठीक है, ये चीजें हमने डिटेल में सीखी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और हाँ, विशेष बातें आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जल्द ही एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, तो वो 1 या 2 दिन में एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। और हम लोग ना 1 तारीख से
कितने डेट से? 1 जून से एनसीईआरटी का सिलेबस वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपके आसपास में या आपके नज़दीकी या जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन सबको बता दीजिएगा। अगर वो लाइव क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास का फ़ायदा उठाना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास का, तो आसानी से हमारे चैनल, हमारा जो एप्लीकेशन बनने वाला उस पर लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास के साथ में पीडीएफ नोट्स की सुविधा होगी। आप लोगों का वहाँ पे मंथली या आप लोग साप्ताहिक देना चाहते हैं तो टेस्ट की सुविधा भी होगी आप लोगों के लिए, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि हमें क्विक रिवीजन चाहिए तो भी आप लोग वहाँ ऐप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग ऐप से जुड़ सके और उसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।